नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। धर्मांतरण गैंग का बड़ा पर्दाफाश। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जामिया नगर से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। धर्मांतरण गैंग के नोएडा के मूक बधिर स्कूल से भी तार जुड़े बताए जा रहे हैं। धर्मांतरण गैंग के दासना मंदिर प्रकरण से भी तार जुड़े हुए हैं। पुजारी पर हमले की साजिश रचने वाले में शामिल था काशिफ और रमजान। काशिफ और रमजान के तार सलीमुद्दीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। धर्मांतरण के दोनों आरोपियों के भी तार सलीमुद्दीन से जुड़े हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो धर्मांतरण को लेकर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली के जामिया नगर से धर्मांतरण गैंग के तार जुड़े नजर आ रहे हैं। नोएडा के मूक बधिर स्कूल से भी तार जुड़े हुए हैं। धर्मांतरण गैंग के तार दासना मंदिर प्रकरण से भी जुड़े हुए हैं। अब देखिए इस पूरे गैंग को लेकर गुत्थी किस तरह से उलझ रही है, क्योंकि तमाम जगह से इस गैंग के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं धर्मांतरण मामले में एटीएस की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एटीएस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड लेने की अर्जी दाखिल की है। कल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भेजा था जेल। 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। तो बड़ी खबर, 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत भेजा गया था जेल। लखनऊ धर्मांतरण मामले में एटीएस की अर्जी की सुनवाई पर एटीएस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड लेने की अर्जी दाखिल की है। तो इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। कल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा था। 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था, यानी कि 3 जुलाई तक दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। तमाम चीजों को लेकर सवाल करेगी पुलिस। यहां पर एटीएस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड लेने की अर्जी दाखिल की है। कल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा था। 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ गए हैं। नीलेश, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। फिलहाल सुनवाई कितने बजे होगी और इस मामले पर अपडेट क्या है आपके पास? नीलेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल। अगर हम पूरे मामले को देखें कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भंडाफोड़ एटीएस ने किया है, जहां पर 1000 लोगों को धर्मांतरित करने का आरोप उन लोगों के ऊपर लगाया गया है। एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में स्पेशल सेल में सुनवाई चल रही है। एटीएस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को देख रही है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में दोनों को, उमर और जहांगीर को, जेल भेज दिया गया था। एटीएस लगातार इनके रिमांड की मांग कर रही है। जब एटीएस इनको रिमांड पर लेकर आएगी तो इनसे तमाम और बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 1000 लोगों को एक साथ जो है धर्म परिवर्तित कराने का जो मामला सामने आया है, अलग अलग जनपदों में इनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इनको विदेशों से धर्म परिवर्तन कराने के लिए फंडिंग हो रही थी। आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उसके अलावा इनका जो ठिकाना था वो नोएडा की बात करें या जामिया नगर की बात करें, इन दो जगहों से रहकर ये पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क चला रहे थे, जहां पर 1000 लोगों को अभी तक धर्म परिवर्तित करने की बात इन लोगों ने स्वीकारी है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब एटीएस इनको रिमांड पर लेती है तो इनसे पूछताछ में और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहला मामला आया है जहां पर 1000 लोग लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का इन दोनों लोगों ने स्वीकार किया। उसके अलावा बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर लगातार जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था उनके डॉक्यूमेंट तैयार कराने की जिम्मेदारी जहांगीर के पास थी। तो बड़ा रैकेट हो सकता है, इनके साथ और भी लोग जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि आखिर इतने बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज कैसे तैयार किए जा रहे थे। वहीं उमर गौतम की बात करें तो उमर गौतम लगातार ये प्रयास करता था कि हर साल करीब 3 से 350 लोगों को टारगेट करके उनको धर्म परिवर्तित कराया जाए। तो ऐसे में ये बड़ा भंडाफोड़ एटीएस की तरफ से किया गया है। और जब इनको एटीएस रिमांड पर लेगी तो क्या कुछ ये पूछताछ में बताते हैं और कौन कौन लोग इनके गिरोह में शामिल होने वाले निकलकर सामने आते हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर और दूसरे जनपदों की बात करें, कहां कहां पर इनके
साथी रह रहे हैं, कौन कौन से साथी इनकी फरार है, और विदेशों से फंड इनके खाते में कौन लोग ट्रांसफर कर रहे थे, किन देशों से इनको फंड की ट्रांसफरिंग हो रही थी। उसके अलावा जी। अगर हम बात करें आईएसआई की, तो आईएसआई से भी तार जुड़े हुए इनके बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, एटीएस जब पूछताछ करेगी तो पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आए तो देखते हैं। बात बिल्कुल नीलेश, जिस तरह से देखा जाए 2 लोगों की फिलहाल अभी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ और जानकारी पूछताछ में पता चल पाया है और कितने लोग इस ग्रुप में शामिल बताए जा रहे हैं? क्या कुछ और राज्य हैं जहां पर ये रैकेट एक्टिव था? देखिए, बिल्कुल अगर 1000 लोगों की संख्या निकलकर सामने आई है, जहां पर इन लोगों के द्वारा जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है, इसमें महिलाएं शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं। खासतौर पर ये उन लोगों को टारगेट करते थे जिनको पैसे की आवश्यकता होती थी, उनको लालच देते थे, नौकरी का झांसा देते थे, ऐसी बातें करके उनको जो है बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। इस चीज को लेकर इनको जो है विदेशों से फंडिंग हो रही थी। हालांकि 2 लोग इतने बड़े नेक्सस को नहीं चला सकते। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इनका उत्तर प्रदेश में सहयोग कौन कर रहा था। दिल्ली के जामिया नगर में रहकर इन्होंने एक संस्था बनाई थी, उस संस्था की आड़ में ये पूरा खेल खेला जा रहा था। अब उस खेल का पर्दाफाश एटीएस ने किया है। रिमांड पर लेने की अर्जी एटीएस की तरफ से डाली गई है। एटीएस जब इनको रिमांड पर लेकर आएगी तो तमाम बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए नीलेश, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और यादराम भारती हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम ब्रजेश आपके पास आएंगे। ब्रजेश, जिस तरह से देखा जाए दिल्ली के जामिया नगर से इस पूरे ग्रुप के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, आपको फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें उमर की, उमर गौतम, जो मौलाना उमर गौतम था, वो जामिया नगर के इसी इलाके में रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर अल नूह मस्जिद है। अल नूह मस्जिद में ही जो है उमर यहाँ पर जो बच्चों को वहाँ इंग्लिश सिखाया करता था। और इसके साथ ही यहीं पर इसी जामिया नगर इलाके में उसका एक आईडीसी सेंटर था, जिसमें उस पे जिसका नाम दिया गया था इस्लामिक दावा सेंटर। आईडीसी के जरिए वो तमाम यहाँ पर लोगों को लाता था, उनको मोटिवेट करता था, उनको अलग अलग तरीके के साहित्य देता था। और उसके बाद जो है आईडीसी के जरिए एक तरह से आईडीसी एक ब्रेन था, एक ऐसा एक सेंटर पॉइंट था जहाँ से ओवरऑल इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट को ऑपरेट किया जाता था। यहाँ से मौलाना कासमी की अगर बात करें तो मौलाना कासमी का ताल्लुक भी इसी जामिया नगर इलाके से है। मैं आपको जरा सामने तस्वीर दिखाऊंगा। ये पूरा जो इलाका है ये जामिया नगर का बाटला हाउस का इलाका है और यहीं आगे नूह मस्जिद है। नूह मस्जिद में ही वहाँ पर बच्चों को तालीम देता था। नूह मस्जिद के पास में ही उसका आईडीसी सेंटर था और उसी आईडीसी सेंटर से ये पूरा धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलता था। यूपी एटीएस ने जो गिरफ्तारी की, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अब से कुछ देर पहले हम लोग अल नूह मस्जिद पहुंचे थे, वहां पर हम लोगों ने जो देखा कि केवल वहां पर एक उमर गौतम अकेला ऐसा शख्स नहीं है जो धर्मांतरण हो करके वहां पर मुसलमान बना, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरण के जरिए वहां पर जो सालों पहले जिन्होंने धर्मांतरण के जरिए इस्लाम को स्वीकार किया। अब वो अलग विवाद का विषय हो सकता है कि इस्लाम आपने स्वेच्छा से स्वीकार किया या फिर धर्मांतरण के जरिए, लेकिन जामिया नगर के इसी इलाके में रह करके जो है जो मोहम्मद उमर था, वो उमर यहीं पर रहता था, यहीं आईडीसी का सेंटर चलाता था और यहीं से उसने नोएडा और गाजियाबाद ये पूरा सेंटर ऑपरेट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद का रहने वाला सलीमुद्दीन इन सब का आका था, इन सब का ब्रेन था, या फिर कहे इस पूरे धर्मांतरण का मास्टरमाइंड था। सलीमुद्दीन ही वो शख्स था जिसने डासना मंदिर से जुड़े हुए 2 शख्स कासिफ को और रमजान को, दोनों को धर्मांतरण का, रमजान जो पहले विपुल हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात है उसी सलीमुद्दीन के तार यहाँ मोहम्मद उमर के साथ भी जुड़े हुए थे। मोहम्मद उमर खुद एक हिंदू था, 1984 में उसने जो है धर्मांतरण किया था और उसके बाद उमर गौतम बन गया था, बल्कि पहले इसका नाम श्याम गौतम था। लेकिन उत्तराखंड में नैनीताल में उसने धर्मांतरण इस्लाम को स्वीकार किया और उसके बाद उमर गौतम बन गया। इसी तरीके से ये जो पूरे तार हैं वो फिर चाहे रमजान की बात करें या उमर की बात करें, ये सभी धर्मांतरण होकर मुसलमान बने थे। और इस पूरे इलाके में, जामिया के इलाके में बहुत सारी ऐसी आबादी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्मांतरण के जरिए इस्लाम में दाखिल कराया गया और उसके बाद वो यहाँ पर इस्लामिक स्टूडेंट बन करके या इस्लामिक रूप में यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा नेक्सस है। सबसे बड़ी बात ये है
कि 1000 लोगों को अभी तक ठीक है। इन्होंने जो स्वीकारा है ब्रजेश, आप उसके बने रहिए मुताबिक हमारे साथ, आगे इंटरोगेशन भी में हम 1000 चर्चा से ज्यादा करेंगे। इस लोग पर ऐसे और भी हैं सवाल हैं जिनको जिनका इन्होंने जवाब आपसे धर्मांतरण लेना है। कराया। यादराम भारती हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। यादराम भारती, सलीमुद्दीन वो शख्स है जो गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है और इसका मास्टर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले इसने धर्मांतरण उमर का किया और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया और इनको टारगेट देना शुरू किया गया होगा। सलीमुद्दीन को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? आप गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब जासना मंदिर में 2 लोग मंदिर में घुसने की कोशिश की और उनके ऊपर आरोप लगा कि वो पुजारी की हत्या करना चाहते थे। विपुल जो कि और एक कासिम जो कि अपने आप को कासिम का नाम बता करके उस मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने अब 3 लोगों को जेल भेजा था, जिसमें कि सलीमुद्दीन भी शामिल है। और इस पूरे मामले का खुलासा ही तब हुआ जब एटीएस ने इन तीनों से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। अब अगर अपडेट की अगर बात कोर्ट ने रिहा कर दिया, उसकी जमानत हो गई। जानकार बताते हैं कि पुलिस की लिखा पढ़ी में जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं थी। जो सलीमुद्दीन का वकील था उसने साफ तौर पर कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि सलीमुद्दीन का जो नाम था वो एफआईआर में नहीं है और पुलिस ने ऐसी धाराएं सलीमुद्दीन पर लगाई जो कि 7 साल से इसमें सजा कम थी, तो इस वजह से उसको जमानत मिल गई। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि अब चूंकि एटीएस ने सलीमुद्दीन का नाम इस पूरे खुलासे में लिया है और मेन जो गुरु बताया जा रहा है इन दोनों का ही, हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहा है कि उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब एटीएस के खुलासे के बाद एक बार फिर ये माना जा रहा है कि पुलिस एक बार फिर सलीमुद्दीन को गिरफ्तार कर सकती है। और जिस तरीके से पैरा मेडिकल विजयनगर इलाके में वो रहता भी था और साथ ही जो पलाए आम एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट वो चलाता था, उसको लेकर के भी सारी गतिविधियां धर्मांतरण की वही होती थी। हालांकि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है सीएम ऑफिस से कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। तो कुल तमाम बातों पर एक ये है कि सलीमुद्दीन रिहा हो चुका है और पुलिस एक बार फिर से सलीमुद्दीन पर शिकंजा कर सकती है। जी ठीक है यादराम भारती, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे सवाल करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ नोएडा से निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। निशांत, नोएडा के एक स्कूल से भी इस पूरे अगर हम धर्मांतरण पर की बात करें तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस स्कूल में जहां पर 17-18 ऐसे बच्चे थे जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया। आपके पास अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एटीएस की गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो डेफ स्कूल है, डेफ सोसाइटी है, इस पर कहीं ना कहीं एटीएस की बड़ी निगाहें बनी हुई हैं। हम डेफ सोसाइटी पर ही यहाँ पर मौजूद हैं। ये नोएडा का सेक्टर 117 का डेफ सोसाइटी स्कूल है, जहाँ मूक बाधिर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था, उनको शिक्षा देने की बात की जाती थी। लेकिन जिस तरीके से सामने मामला आया है कि 2 गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं उन गिरोह के 2 सदस्यों के नेटवर्क जो हैं इस स्कूल से जुड़े सामने आ रहे हैं, इस सोसाइटी से जुड़े सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि कल जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद में सामने यह आया कि कहीं ना कहीं इस स्कूल से कई बच्चों के धर्मांतरण कराया गया। इससे पहले कानपुर के एक बच्चे का कराया गया, गुड़गांव के बच्चे का कराया गया। और सबसे बड़ी बात थी कि लगातार इसके कई कर्मचारी जो टीचर हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से उनके यहाँ इन आरोपियों के इनसे जो अटैचमेंट थे, उनसे ये लगातार जो धर्मांतरण कराने की बात करते थे। और उसके बाद जो है अब एटीएस के साथ साथ नोएडा जो पुलिस है वो भी सक्रिय हो गई है, कई टीमें यहाँ पर गठित कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर की रासुका की कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो एटीएस है वो अपनी निगाहें बनाई हुई है। वहीं सेक्टर 117 के जो सोसाइटी है इस पर निगाहें बनी हुई है और पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, बधिर बच्चे जिनका धर्मांतरण किया गया, क्या स्कूल प्रशासन से आपकी कुछ बातचीत हो पा रही है? इस पूरे मामले पर कुछ प्रशासन की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ जानकारी दी गई, कुछ बातचीत हुई आपकी? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये डेफ सोसाइटी काफी वर्षों से चल रही है और काफी इसके अंदर स्टूडेंट जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मूक बाधिर बच्चे थे वो यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और जिससे हमने यहाँ पर जब पड़ताल की है तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर इस स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी यहाँ का कर्मचारी हो या यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई भी यहाँ पर जो कोई भी एक सदस्य यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। सब लोग यहाँ पर फरार
गिरफ्तार हैं और एटीएस के साथ साथ नोएडा पुलिस पूरी तरह से इस मामले में तलाश करने में जुटी हुई है। और देखा जा रहा है कि इस पूरे स्कूल के अंदर किसके कितने नेटवर्क हैं, कितने इसमें स्टूडेंट पढ़ते थे, पूरी बाकायदा इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा जो पुलिस है वो अभी भी आपको दिखाने को हम देख लीजिए तस्वीरों में कि किस तरीके से नोएडा अभी भी यहाँ पर मौजूद है, बाकायदा सुबह से ही एक्टिव है। और इसमें जब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में नाम सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली के कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। उसके बाद मौके पर नोएडा पुलिस पहुंची है, पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो एटीएस की निगाहें जो बनी हुई है यहाँ के दोषियों के खिलाफ, कहीं ना कहीं डेफ सोसाइटी के अंदर जो कुछ कर्मचारी हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मामला सामने अब तक आया है वो 2 छात्रों का मामला आया है कि 2 छात्रों को डेफ सोसाइटी से इनका धर्मांतरण कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ जो और लोग हैं और जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी पड़ताल करने में एटीएस लगी हुई है और कहीं ना कहीं अगर जो दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी की जा रही है। ठीक है निशांत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। ब्रजेश के पास हम चलेंगे। ब्रजेश दिल्ली में मौजूद हैं, जामिया नगर में। ब्रजेश, इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी हो गई है, चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक प्रक्रिया किस तरह की मिल रही है इस मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम राजनीतिक प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ से इस पूरे जामिया नगर इलाके से विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनकी तरफ से इस पर सख्त प्रतिक्रिया आई थी, जिस पर साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये जानबूझ करके चुनावी एजेंडा है और जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। उमर का या फिर जो है कासिम का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसको लेकर के जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप में गरमा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट का जो पूरा एपिक सेंटर था वो यही जामिया नगर का पूरा इलाका था। बाटला हाउस एनकाउंटर हर किसी को याद होगा किस तरीके से बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, लंबे समय से विवादों में था। ओखला का ये पूरा इलाका, ये जो जामिया नगर का इलाका है, इस इलाके में कई ऐसे जगह हैं जहां पर जो है इस तरह के ब्रेन वॉश करने का, जो इस्लामिक तरीके से जो ब्रेन वॉश करने का जो है सेंटर से ऑपरेट हो रहा है। आईडीसी उन्हीं में से एक था। आईडीसी के जरिए जो उमर था, उमर गौतम था। ठीक है ब्रजेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। दर्शकों को हम अमानतुल्लाह की बाइट सुनवाएंगे, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले ये सुनिए। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से ब्रजेश आपके पास ही आना चाहूंगी। ब्रजेश, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि इस्लामिक दावा सेंटर जहां से कमांड दी जाती थी कि कैसे धर्म परिवर्तन कराना है, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करना है, वहां पर आप मौजूद हैं। क्या उस सेंटर पर आप गए? वहां पर और भी लोग थे, आपने आसपास लोगों से जानकारी ली, बातचीत की? क्या इस तरह का वहां पर सेंटर चलाया जा रहा था, धर्म परिवर्तन लोगों का किया जा रहा था? कुछ जानकारी है आसपास के जो लोग वहां पर रह रहे थे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा सामने की तस्वीरें दिखाएं। ये ठीक सामने, यहाँ ठीक सामने अल-नूह मस्जिद है और अल-नूह मस्जिद में ही वो जो मौलाना उमर था, मौलाना उमर गौतम, वो यहीं अल-नूह मस्जिद में ही यहाँ पर बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने का काम करता था, उन्हें अंग्रेजी सिखाया करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि वेल एजुकेटेड यहाँ पर उमर था और वो जो है यहीं पर आईडीसी का सेंटर चलाता था। इस जो आईडीसी का सेंटर था दरअसल उसी के जरिए ब्रेन वॉश करने का काम करता था। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात है, चूंकि यहाँ पूरी आबादी ही कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी हुई है और यहाँ पर कोई ना तो कुछ बोलने को तैयार है, उल्टे बल्कि जो है अगर कैमरे से हट करके लोग यही कह रहे हैं कि सब राजनीति हो रही है और जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है, कोई यूं ही किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकता। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर स्थितियाँ देखें तो स्थितियाँ यहाँ पर बेहद ख़राब हैं, कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हमने अल-नूह मस्जिद के जो है मौलाना से भी बात करने की कोशिश की जो है, लेकिन ना तो वो कुछ बोलने को तैयार हैं और ना ही जो है आसपास का कोई भी व्यक्ति उसके बारे में मुंह खोलने को तैयार है। लेकिन एक बात तय है, यहाँ पर हम लोगों ने जो लोगों से बात किया तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो धर्मांतरण कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले जो पहले हिंदू हुआ करते थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। लेकिन उनका कहना है कि हम अपनी स्वेच्छा से हमने जिस धर्म को हम चाहते वो स्वीकार किया
वो अलग बात है कि आज धर्मांतरण को लेकर इशू क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रजेश जी, बहुत आपको सारे रोकना चाहूंगी। इससे पहले हम यादराम भारती से बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। अमानतुल्लाह खां का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना उमर गौतम साहब को और मौलाना जहांगीर कासमी साहब को, दोनों को गिरफ्तार किया है और ये इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया है कि ये दोनों ने धर्म परिवर्तन कराया और ये इल्जाम लगाया, जबकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 में ये इख्तियार दिया है, ये हक दिया है, ये आजादी दी है कि कोई भी आदमी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और कोई भी आदमी अपनी आजादी के साथ किसी भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के चलते हुए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है। तो आप विधायक अमानतुल्लाह खां को आपने सुना किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। यादराम भारती हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। यादराम भारती, अगर हम बात करें पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है सलीमुद्दीन को लेकर, और अभी फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सलीमुद्दीन कल रात जेल से रिहा हुआ और आते ही उसका सबसे पहले बयान था कि उसका कोई दोष नहीं है, और जहाँ तक मंदिर में जाने की बात है तो मंदिर जाने से उसने जो कासिफ है और जो रमजान है उन दोनों को मंदिर में जाने से रोका था, जबकि उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसी ने ही मंदिर को अंदर उन दोनों को भेजा था। एटीएस का जो भी खुलासा हुआ है उसके हिसाब से सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सलीमुद्दीन है और अपने प्रकाश विभाग पैरामेडिकल स्कूल में वो सारे धर्मांतरण कराता था। इन सब बातों को लेकर सलीमुद्दीन चर्चा में आ गया है, लेकिन इस पूरे मामले में कुछ जानकार बताते हैं कि पुलिस की, गाजियाबाद पुलिस की बेहद लापरवाही रही कि सलीमुद्दीन जेल से बाहर आ गया। और अब बताया जा रहा है कि जो पुलिस है इस पर एक बार फिर से शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है और एक बार फिर से सलीमुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है यादराम। निशांत, आप नोएडा के स्कूल के पास मौजूद हैं। अगर हम बात करें इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे, मूक बधिर बच्चे जिनका धर्म परिवर्तन किया गया, क्या उनके पेरेंट्स से भी आपकी कुछ बातचीत हो पाई है, कुछ जानकारी मिली है कौन बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे? देखिए, अब जो इस स्कूल से जानकारी मिल रही है, सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल के अंदर 2 छात्रों का जो धर्म परिवर्तन की नाम सामने आ रहे हैं, उन छात्रों की जानकारी मिल रही है। एक छात्र जो कानपुर का है, एक छात्र गुरुग्राम का है। दोनों जो छात्र के जो पेरेंट्स हैं वो गुरुग्राम और कानपुर रहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो छात्र ऑलरेडी इस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं वो छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं दूरी पर यहाँ से रहते हैं। तो जिसके बाद हमने जानकारी लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी जो फिलहाल स्कूल, जो डेफ सोसाइटी ये स्कूल है, वो पूरी तरह से ये बंद है। और ठीक है, चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यादराम भारती हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ब्रजेश हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराए जाने के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बड़े पैमाने पर सनातनियों के धर्मांतरण पर नाराजगी जताई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ कट्टर मुसलमान, मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी इस देश का इस्लामीकरण करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में धर्मांतरण के खिलाफ पहले से कानून मौजूद है और जो लोग भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गाजियाबाद में आज लगभग 1000 हिंदू सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्तियों का कुछ मुसलमान के लोगों ने उन्हें लालच दे करके, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन का कानून ही बना हुआ है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है उसे सजा का प्राविधान है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।